हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कार्तिक शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 3। सबसे पहले आता है हमारे पास प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज क्या होती है, राइट। Those enterprise which are owned and managed by individual, right, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ये वो एंटरप्राइजेस होती है जिसको कौन मैनेज करता है, एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, राइट। इसमें अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्री, विप्रो लिमिटेड, ये सब कौन सी है, इनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑन करते हैं और इनके मालिक भी वही है और मैनेज भी वही करते हैं, राइट। इसलिए इसको बोला जाता है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, मतलब नाम से ही क्लियर है। क्लियर। चलिए अब इसमें कौन कौन से आते हैं बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड मल्टीनेशनल कंपनी, जो हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ के आए हैं। ये सब जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आती है किसके अंदर, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर, ये सारी की सारी फॉर्म्स, ठीक है। अब जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, जो डिटेल में पढ़ना है वो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। जब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की, तो नाम से पता लग रहा है बेटा पब्लिक। पब्लिक मतलब लोगों की, और लोगों के बिहाफ पे कौन करता है काम, गवर्नमेंट करती है, राइट। दोज एंटरप्राइज विच आर मैनेज्ड एंड ओन्ड पार्टली और होली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये वो एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको आधा मतलब उसका एक पर्टिकुलर पार्ट या कंप्लीटली पूरा का पूरा कौन ऑन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या दोनों की दोनों, राइट। तो सिंपल वर्ड्स में बोले तो वो एंटरप्राइज जो किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उसको बोलते हैं क्या, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है। ये क्या करती है बेटा, ये सप्लाई करती है गुड्स एंड सर्विस, किस पे, रीजनेबल प्राइस पे। देखिए इसका मोटिव जो है वो प्रॉफिट मोटिव ना होकर क्या होता है, लोगों का वेलफेयर होता है, राइट, ठीक है। और एंड आर ऑपरेटेड ऑन मोर और लेस सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस, कि भैया सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। पब्लिक एंटरप्राइज इज फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट टू टेक डिसीजंस एंड टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन बिहाफ ऑफ इट, ठीक है। तो पब्लिक एंटरप्राइज जो होती है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर, राइट, क्या करती है, हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है। दे कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया प्रॉफिट मोटिव ना होकर इनका क्या होता है, इकोनॉमी को डेवलप करना है, राइट, लिबरलाइज करना है, ठीक है। दे आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है पब्लिक को अकाउंटेबल होती है, राइट। कैसे, थ्रू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बेसिस पे, कि पार्लियामेंट में सवाल पूछा जाएगा, जो कंसर्न डिपार्टमेंट का हेड होगा उससे पूछा जाएगा कि भैया इसका अगर लॉस हो रहा है इस कंपनी में तो क्यों हो रहा है, इसका पर्पस क्या है इस कंपनी को चलाने के लिए। तो ये जवाबदेही होती है किसको, पब्लिक को, कि इसके अंदर क्या होता है बेटा, पब्लिक फंड यूज किए जाते हैं, इसलिए पब्लिक को इनको क्या होता है, अकाउंटेबल होती है, राइट। जैसे एयर इंडिया, इंडियन रेलवे, आपको पता है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, पब्लिक एंटरप्राइज है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कौन कौन सी होती है। पहले आती है हमारे पास डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। ये सबसे ओल्डेस्ट है और मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये जो अंडरटेकिंग्स होती है इसको या तो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है या स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। इसको मैनेज भी कौन करता है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ही मैनेज करते हैं, राइट। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं वही इनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। इनकी कोई लीगल सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस नहीं होती, राइट। ये कंप्लीट कंट्रोल में काम करते हैं किसी एक मिनिस्ट्री के, या जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं उसके कंट्रोल में काम करते हैं, राइट। और ये जो कंसर्न मिनिस्टर होता है उस मिनिस्ट्री का, वही सब कुछ मैनेज करता है। जैसे एग्जांपल लो बेटा, रेलवे, राइट। अब रेलवे जो है हमारे पास एक एंटरप्राइज है, राइट। कौन सा एंटरप्राइज है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। आपको पता है जब भी बजट पास होता है तो रेलवे का बजट अलग से निकलता है, रेलवे का एक पर्टिकुलर मिनिस्टर है, राइट, जिसको हम रेलवे मिनिस्टर बोलते हैं। तो क्या है बेटा ये, ठीक है, ये क्या हो गया, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो गया। क्यों, क्योंकि इसको मैनेज कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है।
राइट, बाय फॉर्मिंग अ डिपार्टमेंट, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट फॉर्म करके, जिसको हम बोलते हैं रेल डिपार्टमेंट, राइट। उसका पर्टिकुलर जो मिनिस्टर होता है वही उसको क्या करता है, मैनेज करता है। सारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं, और ये गवर्नमेंट और ये डिपार्टमेंट दोनों एक ही है, अलग से कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। कोई भी एक्टिविटी अगर उन्होंने गलत करी तो किसको पकड़ा जाएगा, गवर्नमेंट को पकड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इसके फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर आता है दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी, इनका जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, गवर्नमेंट के खजाने से आता है, राइट। और इनको हर साल जब बजट निकलता है तो उनको एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन जो है दे दिया जाता है जब भी बजट निकलता है तो, ठीक है। इनका बजट अलग से निकाला जाता है हर साल। दे आर सब्जेक्ट टू द अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल, जो बाकी गवर्नमेंट एक्टिविटीज पे जो ऑडिट कंट्रोल होते हैं, जो उनको देखा जाता है, उनकी एक्टिविटीज को चेक किया जाता है कि सही से हो रही है नहीं हो रही, इनके ऊपर भी वही अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल्स एप्लीकेबल होते हैं। इनकी अकाउंटिंग भी बिल्कुल गवर्नमेंट की अकाउंटिंग की तरह ही होती है। इनका जो स्टाफ होता है, राइट, ये गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, ठीक है। और उनका जो हेड होता है वो कौन होता है बेटा, सिविल सर्वेंट, जो आईएएस वगैरह होते हैं ना हमारे, वो होते हैं, ठीक है। दे आर रिक्रूटेड, इनको रिक्रूट कैसे किया जाता है, कंपनसेट कैसे किया जाता है, जो आपके रूल्स है किसके, सिविल सर्विस के, उनके हिसाब से इनको रिक्रूट किया जाएगा और उनको पे भी उसी हिसाब से दिया जाएगा, और ट्रांसफर किया जाएगा वन मिनिस्ट्री टू अनदर मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही, ठीक है। दे आर मेजर सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, देखा जाए तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ही सब डिवीजन होता है। दे आर नॉट सेपरेट एंटिटी, दे आर नॉट सेपरेट एंटिटी, ये गवर्नमेंट से अलग नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्री का पूरा पूरा इनके ऊपर कंट्रोल होता है। देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री, राइट, मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होता है, इसीलिए उसको अकाउंटेबल भी होते हैं। चलिए, कंट्रोल जो होता है डिपार्टमेंट का क्या होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, राइट। क्यों इफेक्टिव होता है, क्योंकि भैया डायरेक्टली पार्लियामेंट के कंट्रोल में है, राइट, आपको हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल जो होते हैं, इनके पर वही अप्लाई होते हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बाकी गवर्नमेंट के एक्टिविटीज पर अप्लाई होते हैं। तो इनके पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बड़ी रहती है, ठीक है, पब्लिक को जवाब देना ही पड़ता है, राइट। और जो भी पैसा कमाएंगे तो उससे जो है इनकम बढ़ेगी किसकी, देश की, क्योंकि ये सीधा ट्रेजरी में, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ही इकट्ठा होता है, राइट। तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू को बढ़ाने में उसकी मदद करता है, गवर्नमेंट की इनकम को बढ़ाता है, ठीक है बेटा। ये इस डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो होती है ना, ये उन मैटर्स में बेस्ट है जिनमें क्या होता है बेटा, नेशनल सिक्योरिटी का इशू होता है, राइट। तो वहां पे आप डिपार्टमेंट बना के ही काम करो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो डायरेक्टली मिनिस्ट्री के कंसर्न में रहेगा तो सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं होंगे, राइट, हिस्ट्री के। अगला आता है बेटा लिमिटेशन, लिमिटेशन की बात करते हैं। तो ये वर्क करते हैं अंडर द स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल, कि भैया पार्लियामेंट के कंट्रोल में होता है, जिसकी वजह से ना इंटरफेयर बहुत रहता है बेटा, किसका, मिनिस्टर्स का और टॉप ऑफिशियल्स का, जिसकी वजह से ये अपने काम को इफेक्टिवली नहीं कर पाते, क्योंकि बार बार इंटरफेयर करेगा कोई भी तो काम ठीक से नहीं होगा, राइट। अगला जो हेड होता है डिपार्टमेंट्स का, ठीक है, डू नॉट हैव द डिसीजन मेकिंग पावर, इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, राइट। डिसीजन तभी लिया जाता है केवल जब उस कंसर्न मिनिस्ट्री से उस चीज को अप्रूव मिलेगा, राइट। इसकी वजह से क्या होता है, सारे के सारे डिसीजन जो है लेट हो जाते हैं, कि भैया पहले मिनिस्ट्री से अप्रूवल आएगा, अप्रूवल आने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा, जिसकी वजह से तो जितने में तो सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाएगी, डिसीजन हमारा बहुत लेट हो चुका होगा। ड्यू टू द इंटरफेरेंस एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी, द ब्यूरोक्रेट्स आर कंजर्वेटिव एंड क्यूशियस, देयरफॉर अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। देखिए सिंपल सी बात है, इंटरफेयर बहुत ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी कुछ खास है नहीं, इसकी वजह से क्या होता है, ये लोग बहुत कंजर्वेटिव बन जाते हैं, जो चल रहा है चल रहा है चलने दो, राइट। इसकी वजह से ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो होती है एनवायरमेंट में उसका फायदा नहीं उठा पाते। इनको ना बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, राइट। और लेंथी चैनल होता है इसका क्या, ऑपरेशन का, जिसकी वजह से क्या होता है, डिले होता है किसमें, डिसीजन में, राइट। जिसकी वजह से वो रेड टैपिंग में और ब्यूरोक्रेसी में फंसते चले जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे एक बर्डन बन जाती है। Constant interfere from the concerned ministry and politician unduly affect the working of the public enterprise। वही बात दोबारा से, लगातार अगर आप इंटरफेयर करते रहोगे, पॉलिटिशियंस अगर इंटरफेयर करते रहेंगे इनके कामों में, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, इनकी एफिशिएंसी जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। सच एंटरप्राइज आर इनसेंसिटिव टू द कंज्यूमर नीड, देखिए इनको ना
ज़्यादा कंज्यूमर नीड से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, राइट। ये उस लेवल की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते जिस लेवल की कंज्यूमर को नीड होती है, क्योंकि इसमें जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, इनफेक्टिव होता है, राइट। ड्यू टू द वेरियस रीजन जो हमने यहाँ पढ़े, गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है, बार बार डिसीजन लेने में टाइम लगता है, तो इसकी वजह से कंज्यूमर की नीड को ये पूरा नहीं कर पाते। चलिए बेटा, अगला आता है हमारे पास पब्लिक या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ये कॉर्पोरेट बॉडी होती है जिसको क्रिएट करता है, कौन क्रिएट करता है बेटा, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कैसे क्रिएट करता है, एक स्पेशल एक्ट पास करके, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें सब कुछ लिखा होता है उसकी पावर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, राइट। इसका जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होता है ये, अरे बस समझ में, विद अ क्लियर कंट्रोल ओवर स्पेसिफाइड एरिया। It has the power to governance as well as considerable amount of operational flexibility. इनके पास ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और गवर्नेंस की पावर भी होती है, मतलब ये खुद अपने आप को गवर्न कर सकते हैं जैसे हमारे बाकी प्राइवेट एंटरप्राइज करते हैं। एयर इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, हमारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्यों बोलते हैं बेटा इसको, क्योंकि ये कैसे क्रिएट किया गया है, बाय स्पेशल एक्ट पास इन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर द्वारा एक स्पेशल एक्ट पास किया गया है, उससे इसको क्रिएट किया गया है, राइट। जैसे आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है क्योंकि इसको एक स्पेशल एक्ट से पास किया गया है, ठीक है। चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एयर इंडिया, ये सारे के सारे। अब बात करते हैं बेटा इसके फीचर्स की। ये स्पेशल एक्ट से बनाया जाता है, जो मैं आपको बहुत देर से बता रहा हूँ। पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है जिससे बनता है। उस एक्ट में उसकी पावर, ऑब्जेक्ट, प्रिविलेज सब कुछ लिखी होती है, ठीक है। दे कैन श्यू एंड बी श्यूड, दे कैन श्यू एंड बी श्यूड, कोई भी इनके खिलाफ केस कर सकता है और ये भी दूसरों के खिलाफ केस कर सकते हैं। ये अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को अपने ही खुद के नाम पे। इसका मतलब क्या है, इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या है बेटा, इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट। चलिए, दे आर इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड, इनका जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट से नहीं आता है, राइट। ये जो है इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड होते हैं, ये पैसा जो है बाहर से बोरो कर सकते हैं, गवर्नमेंट से बोरो कर सकते हैं, पब्लिक से बोरो कर सकते हैं, राइट। और जो इनका रेवेन्यू होता है सेल करके गुड्स और सर्विस से, उस पैसे को भी ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ देयर रेवेन्यू, जो मैंने बताया, जो इनका इनकम हुई है उसको ये यूज भी कर सकते हैं। मतलब इनका जो फाइनेंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। दे आर फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल, जो गवर्नमेंट के ऊपर ऑडिटिंग या ऑडिट कंट्रोल्स होते हैं, अकाउंटिंग या ऑडिट कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है, उनसे फ्री होते हैं, क्योंकि इनको पैसा जो है वो गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा, राइट। तो गवर्नमेंट जो है वो ऑडिट भी नहीं करेगी, ठीक है। इनके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो गवर्नमेंट या सिविल सर्वेंट नहीं होते बेटा, राइट। इनके एम्प्लॉयज को चुनने की इनकी खुद की कंडीशंस होती है, खुद के प्रोसीजर्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, राइट, जो उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ऑलरेडी लिखे होते हैं। आ रही बात समझ में। चलिए, जैसे आपने देखा होगा एसबीआई हो गया, आरबीआई हो गया, या फिर ये आपका एलआईसी हो गया, इन सब की जॉब अलग से निकलती है, राइट। उनके प्रोसेस अलग होते हैं, उनका कोर्स अलग होता है, ठीक है ना। तो वो अपने एम्प्लॉयज को खुद रिक्रूट करते हैं। अब बात करते हैं इनकी मेरिट्स की। तो मेरिट्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल इनके ऊपर नहीं होता है, ठीक है। वो एक फायदा है जिसकी वजह से ये फंक्शन जो है अपना ठीक से कर सकते हैं, इनकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। इनका जो फाइनेंस्ड है ये सेंट्रल बजट से फाइनेंस नहीं होते, तो गवर्नमेंट इनके फाइनेंशियल मैटर में भी इंटरफेयर नहीं करती, ठीक है, राइट। इनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन है, खुद की पॉलिसीज होती है, प्रोसीजर्स होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं फंक्शन में, राइट। बट कभी कभी जो है एक्ट कुछ मैटर में, ठीक है, मिनिस्ट्री की अप्रूवल के लिए बोल देता है कि भैया आपको मिनिस्ट्री की अप्रूवल लेनी पड़ेगी कुछ मैटर्स में। बाकी ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं अपने पॉलिसीज में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में, सब में फ्री होते हैं, ठीक है। इनको किसी के ऊपर डिपेंडेबल होने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता, राइट। तो इसमें क्या होता है, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ इनिशिएटिव ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइज एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, प्राइवेट एंटरप्राइज के प्रॉपर्टीज इनको मिल रही है और गवर्नमेंट की पावर भी मिल रही है साथ में, राइट। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अगर आप देखो एलआईसी देखो, एसबीआई देखो, राइट, इनके बिना तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते अपनी इंडिया की इकोनॉमी को। तो ऐसी बहुत सारी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, राइट। अब कमियां क्या होती है इसकी बेटा, मतलब देखा है ना, ये ऑटोनॉमी जो होती है ये केवल एग्जिस्ट करती है पेपर पे। रियलिटी में इनके ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं इनके सारे के सारे ऑपरेशंस पे, जिनकी वजह से इनको भी ऑपरेशन करना और एक्शन परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट।
गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत ज्यादा रहता है, पॉलिटिकल इंटरफेयर इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा रहता है। जहाँ जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं ना उनमें गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करती है मेनली। जहाँ पे भी बात करते हैं, जहाँ पे भी बड़ा फंड होगा ना, यहाँ पे बड़ा फंड इन्वेस्ट करना होगा या फिर अर्निंग है बहुत बड़ी, तो उसमें गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेयर बहुत ज्यादा होता है। गवर्नमेंट जो है वो एडवाइजर अपॉइंट कर देती है, ठीक है, इन कॉर्पोरेशन बोर्ड, जिनका बोर्ड होता है उसमें ना गवर्नमेंट कुछ एडवाइजर्स अपॉइंट कर देती है, जिसकी वजह से क्या है, उनकी जो फ्रीडम होती है डिसीजन मेकिंग की वो खत्म हो जाती है। हर चीज़ पे वो लोग क्या करते हैं, डिसएग्रीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से फिर वही डिले होता है, किसमें, एक्शंस में, डिसीजंस में डिले होता है। ठीक है, करप्शन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास पावर होती है, तो वो अपनी पावर का क्या करते हैं बेटा, मिस यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, मिस यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला आता है बेटा हमारे पास गवर्नमेंट कंपनी। हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की। राइट, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, इज रजिस्टर्ड एंड गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। इंडियन कंपनीज एक्ट कौन सा है बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 है अभी करंट में। ठीक है, तो ये रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट कंपनी उसमें, और गवर्न भी उसी तरीके से होती है जैसे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है किसके, इंडियन कंपनीज एक्ट के। ठीक है, ठीक है, ये जो है ना, ये जितनी भी कंपनी होती है ये प्योरली बिजनेस पर्पस के लिए बनाई जाती है। इनका जो पर्पस है वो क्या है कि भैया प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी कंपनीज है उनसे क्या करना, कंपीट करना। अरे बस समझ में, गवर्नमेंट जो है इस पे कंट्रोल करती है ओवर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी के पेड अप शेयर में गवर्नमेंट का हिस्सा ज्यादा होता है। राइट, बस यही होता है, बाकी इनका पर्पस बिल्कुल वही है, ये प्योरली बिजनेस करने के लिए बनाई जाती है और प्राइवेट सेक्टर से compete करती है। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, राइट, जो प्योर बिजनेस कर रही है किसमें, मार्केट में। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, एक गवर्नमेंट कंपनी कौन सी है, कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से कोई भी ऐसी कंपनी, ठीक है, in which not less than 51% of the paid up capital is held by central government और state government। मतलब टोटल कैपिटल का 51% जो है वो किसके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। राइट, तो वो बन जाएगी हमारी गवर्नमेंट कंपनी। राइट, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो या दोनों के पास मिलके हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फीचर्स। फीचर्स क्या होते हैं बेटा, गवर्नमेंट कंपनी जो होती है वो आपके जो भी प्रिवेलिंग इंडियन कंपनीज एक्ट होगा उस पर, उसके अंदर क्या होगी, रजिस्टर्ड होगी। राइट, उसी में इनकॉर्पोरेट होगी। इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग होती है। राइट, ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी वगैरह सब खरीद सकते हैं। ठीक है, कोई भी इसको इसके खिलाफ केस कर सकता है और ये भी किसी के खिलाफ केस कर सकते हैं, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, द मैनेजमेंट जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है बेटा, इनका इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी जो होती है वो एग्जेम्प्टेड होती है किसके, अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल किसके, जो गवर्नमेंट के रूल्स है उनसे एग्जेम्प्टेड होती है। हाउएवर एक ऑडिटर जो है वो अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, और एनुअल रिपोर्ट जो होती है वो उनको पार्लियामेंट में इनको अपनी प्रेजेंट करनी होती है कि भैया क्या किया पूरे साल में। गवर्नमेंट कंपनी जो है इनको जो फंड मिलता है वो कहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग से। जितने शेयर गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखे हैं वहां से इनको फंड मिलता है। और ये पैसा रेस कर सकती है कहाँ से, कैपिटल मार्केट, मार्केट से भी ये पैसा उठा सकते हैं। गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग से तो पैसा मिल ही रहा है और साथ में ये मार्केट से भी पैसा उठा सकते हैं। ठीक है, कंपनी कैन फाइल अ सूट, मैंने आपको बताया ये किसी भी थर्ड पार्टी के खिलाफ केस कर सकती है और कोई भी थर्ड पार्टी इसके खिलाफ केस कर सकता है, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी है। एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंट किए जाते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी मेमोरेंडम में या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं उस कंपनी के, उसके अकॉर्डिंगली ही इनके जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनको रिक्रूट किया जाता है। ठीक है बेटा, मेरिट क्या है इसकी, गवर्नमेंट कंपनी कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय फिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। राइट, नो सेपरेट एक्ट इन द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड। अलग से कोई एक्ट पास करने की जरूरत नहीं है, केवल कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड करो, खत्म बात। राइट, गवर्नमेंट कंपनी इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेयर। गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेयर जो होता है इनके ऊपर नहीं होता, तो ये फ्रीली और स्मूथली वर्क कर पाती है। ठीक है ना, इनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी की जो होती है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। गवर्नमेंट कंपनी जो है वो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करती है किसको, कंज्यूमर को। किस पे बेटा, रीजनेबल प्राइस पे। राइट, जिससे कि मार्केट की जो अनहेल्थी बिजनेस है
उन सब प्रैक्टिसेस को आप रोक पाते हो, गवर्नमेंट जो है कंट्रोल कर पाती है, जितने भी मार्केट का कंट्रोल जो है कुछ लोगों के हाथ में ना चले जाए, मार्केट कंट्रोल को अपने पास रखती है, और साथ में जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हो रही है मार्केट में उनको भी कंट्रोल कर पाती है। लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या है बेटा? गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर, गवर्नमेंट ही अकेली शेयर होल्डर होती है, राइट? जब गवर्नमेंट ही अकेली शेयर होल्डर है तो प्रोविजंस क्या करेंगे, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस क्या कर लेंगे अकेले, राइट? चलनी गवर्नमेंट की है, राइट? गुड आउट। गवर्नमेंट कंपनी evade constitutional responsibility as it is not answerable directly to parliament for non performance of duty, right? तो कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही नहीं इनके पास, क्योंकि ये पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जैसा मर्जी करती रहे काम, ठीक है? इंडिपेंडेंट कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एग्जिस्ट इन पेपर ओनली। फिर वही बात कि भैया ये जो इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं हम लोग, सेपरेट लीगल एंटिटी बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट है ये सब चीजें केवल पेपर पे रह जाती है, क्योंकि पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इनके काम में बार बार इंटरफेयर करते रहते हैं, राइट? जिसकी वजह से इसकी जो ऑटोनॉमी होती है, खुद डिसीजन लेने की जो पावर होती है, वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है, राइट? वो ढंग से एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती। बेटा अगला टॉपिक आता है हमारे पास, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। कि भैया पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो कैसे दिन पे दिन चेंज होता जा रहा है, राइट? पहला आता है हमारे पास पब्लिक सेक्टर का रोल क्या आता है बेटा? सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल, एनर्जी, ये सब फैसिलिटीज नहीं होगी तो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रिवेल नहीं कर सकता, राइट? और ये रोल कौन प्ले करता है बेटा? पब्लिक सेक्टर, ठीक है? केवल गवर्नमेंट के पास ही इतनी एबिलिटी होती है कि वो इतना पैसा जो है इकट्ठा कर पाए और कोऑर्डिनेट कर पाए बाकी चीजों को, इंडस्ट्रियल और टेक्निकल टेक्नीशियंस और वर्कर को कोऑर्डिनेट कर पाए, राइट? जैसे एक्सपेंशन ऑफ रेल हो गया, रोड हो गया, सी एयर ट्रांसपोर्ट, ये सब जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें? इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ठीक है? और फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करते हैं किसी भी कंट्री की। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना है तो आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ेगा, और वो रोल किसका है बेटा? पब्लिक सेक्टर का। दूसरा रीजनल बैलेंस। भैया जो अलग अलग रीजन्स है वहां पर भी डेवलपमेंट इक्वली हो पाए, ऐसा नहीं है कि कुछ एरियाज बहुत ज्यादा डेवलप हो गए और कुछ एरियाज बहुत बैकवर्ड रह गए, राइट? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी पब्लिक एंटरप्राइजेस की होती है कि भैया वो रीजनल बैलेंस मेंटेन करके रखे। अ गवर्नमेंट इज चार्ज ऑफ एंश्योरिंग दैट ऑल रीजन्स एंड स्टेट डेवलप इन अ बैलेंस्ड मैनर। सारे रीजन्स और सारे स्टेट जो है वो बैलेंस मैनर में क्या हो? डेवलप हो, उनके बीच में जो इनइक्वालिटी है वो एलिमिनेट की जाए, ठीक है ना? अगला आता है इकोनॉमी ऑफ स्केल। आपको पता है लार्ज स्केल, बिकॉज लार्ज स्केल कंपनीज डिमांड अ लार्ज इन्वेस्टमेंट। जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है वो जरूरी होती है किसके लिए? लार्ज स्केल कंपनी के लिए, ठीक है? और गवर्नमेंट was forced to step in to take advantage of economy of scale। गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़े लेवल पे खोलती है अपने बिजनेस को, बहुत पैसा लगाती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर पाती है, राइट? इलेक्ट्रिक पावर, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इन सब में एक बहुत बड़ा बेस चाहिए होता है इनको फंक्शनिंग करने के लिए, राइट? और ये पॉसिबल केवल तभी है जब गवर्नमेंट जो है अपने रिसोर्सेज इसके अंदर लगाए और मास प्रोडक्शन करे, जिससे कि लोगों को इकोनॉमिकली चीजें जो है अवेलेबल हो पाए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो आपको पता है कि जितनी भी इकोनॉमिक पावर है, अगर गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होगा तो वो कुछ लोगों के हाथ में चली जाएगी, राइट? तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड होने से बचाने का काम भी किसका है बेटा? गवर्नमेंट का है। न्यू प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो होती है वो विलिंग होती है। क्या विलिंग होती है भैया? कि हैवी सेक्टर्स में भी वो धीरे धीरे आना चाह रही हैं, राइट? तो वो जो वेल्थ है, जो पैसा है सारा सारा, वो कुछ ही लोगों के हाथ में चला जाएगा, राइट? तो पब्लिक सेक्टर हैज द एबिलिटी टू एस्टेब्लाइज मैसिव इंडस्ट्रीज दैट डिमांड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। तो भैया पब्लिक सेक्टर के पास ही पैसा है इतना, ठीक है, कि वो इन्वेस्ट कर सके और जो वेल्थ है वो कुछ लोगों के हाथ में जाने से रोके, राइट? अगला आता है बेटा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का जो काम है वो भी कौन करता है बेटा? पब्लिक कंपनीज करती है। इंपोर्टिंग हैवी मशीनरी विच इज नेसेसरी फॉर द रोबोस्ट इंडस्ट्रीज बेसिस वाज चैलेंजिंग। ये बड़ा चैलेंज था कि हमें क्या करना पड़ रहा था, हमें हर चीज जो है वो बाहर से डिपेंडेबल थे हम लोग, बड़ी बड़ी मशीनरीज वगैरह के लिए, राइट? तो अब जो टाइम आया है वो पब्लिक सेक्टर जो है वो हैवी इंजीनियरिंग फॉर्म्स फॉर्म कर रही है,
इसका काम क्या है कि जो चीज़ें हम बाहर से मंगाते थे, जो मशीनरीज वगैरह, जो भी चीज़ें हमें बाहर से मंगानी पड़ती थी, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेबल थे, हम उनका क्या करें, सब्सटीट्यूशन ढूंढ लें, क्या कर लें, खुद ही प्रोडक्शन कर लें उन चीज़ों का, राइट। तो अगला आता है हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991। 1991 के बाद से गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी रही है, ठीक है। 1991 में गवर्नमेंट ने ना 4 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जो है वो अडॉप्ट करे, राइट, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंडर। इसमें से पहला था जो 1956 रिजोल्यूशन के अंदर जो 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व कर रखी थी, ठीक है, किसके लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए, उनको कम करके कितना कर दिया, 8 कर दिया, कितने, 1991 में, जो थी एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स, कम्युनिकेशन, माइनिंग, रेलवे एटसेट्रा, राइट। अब 2001 में क्या किया गया, इनको और कम करके केवल 3 कर दिया गया, कितना कर दिया, केवल 3। इसमें कौन सी थी बेटा, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स और रेल ट्रांसपोर्ट, ठीक है बेटा। इसके अलावा सभी इंडस्ट्रीज पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी काम कर सकते हैं। अब अगला आया बेटा हमारे पास स्केल ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द प्राइवेट सेक्टर एंड द जनरल पब्लिक इज रेफर्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट। क्या किया गया भैया, डिसइन्वेस्टमेंट की गई। डिसइन्वेस्टमेंट को समझते हैं पहले। जब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो होती है वो अपना शेयर कम करके प्राइवेट इंडिविजुअल्स को अपना शेयर बेच देती है, राइट। अपनी कंपनीज में जो शेयर है वो किसको बेच दिया, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को सेल कर दिया, उसी को बोलते हैं क्या, डिसइन्वेस्टमेंट, राइट। ये क्यों किया गया है बेटा, फंड इकट्ठा करने के लिए, राइट, और पब्लिक और वर्कर का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है बेटा। चलिए अगला आया हमारे पास जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी। आपको पता है 1991 तक ज्यादातर पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है वो एक डेड वेट बन चुकी थी हमारी इकोनॉमी के ऊपर, ज्यादातर लॉस में ही जा रही थी। उसके बहुत सारे रीजंस है, राइट, करप्शन वगैरह। तो क्या किया गया, एक बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन क्रिएट किया गया, एक बोर्ड बनाया गया, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इनका काम क्या था कि डिटरमाइन करो कि जो एक सिक यूनिट, उसको सिक यूनिट बोलते हैं, लगातार लॉस कर रही होती है, उसको सिक यूनिट बोलते हैं, कि उसको रीबिल्ड करना है, दोबारा बनाना है, या क्या करना है भैया, क्लोज कर देना है, बंद कर देना है, राइट। तो ये सब चीजें अगले रिफॉर्म में की गई। इसमें बहुत सारी यूनिट्स को दोबारा से रीबिल्ड किया गया और बहुत सारी यूनिट्स को बंद कर दिया गया, राइट। इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस यूजिंग ए MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को यूज करके क्या किया गया, परफॉर्मेंस में इंप्रूव किया गया, राइट। ये सिस्टम क्या होता है, इसमें मैनेजमेंट जो है उसको अथॉरिटी दी गई, ज्यादा अथॉरिटी दी गई, राइट, अथॉरिटी पूरी दे दी, मतलब ना पावर बढ़ा दी उनकी कि आप डिसीजंस खुद ले सकते हो, अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी इनको। बट अकाउंटेबल जो थे ये अपने स्पेसिफिक आउटकम्स के लिए अकाउंटेबल तो थे, बट इनको क्या दिया गया भैया, अथॉरिटी दे दी कि भैया आपके पास पूरी पावर है, आप अपने हिसाब से काम चलाओ, राइट। और कुछ टारगेट्स प्रोवाइड कर दिए, ठीक है ना, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी के साथ साथ कुछ टारगेट दे दिए जो उनको पूरे करने थे अपनी ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करके। तो इस अप्रोच को इस्तेमाल करके ना परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया गया, राइट। चलिए तो अगला आता है हमारे पास ग्लोबल एंटरप्राइज एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है बेटा, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या है, जो दो से ज्यादा कंट्रीज में क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है, राइट, जो ऑपरेट कर रहा है 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज में, राइट। इनकी ब्रांचेज, इनकी फैक्ट्री, इनके ऑफिस जो होते हैं वो अलग अलग कंट्री में होते हैं, राइट। ये अपने बिजनेस को एक्सटेंड करते हैं, अपने इंडस्ट्रियल और मार्केटिंग ऑपरेशंस को एक्सटेंड करते हैं, कैसे, अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस, अलग अलग कंट्रीज में ब्रांचेस खोल खोल कर, राइट। एग्जांपल लो, कोका कोला, होंडाई, सैमसंग, सोनी, ये सब एक से ज्यादा देश में क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। इसके फीचर क्या है बेटा, पहला आता है ह्यूज कैपिटल रिसोर्स, इनके पास कैपिटल रिसोर्स बहुत ज्यादा होता है, पैसा बहुत होता है इनके पास। क्यों बेटा, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। इनको ना एबिलिटी होती है इनके अंदर फंड रेज करने की, अलग अलग सोर्स से। ये इक्विटी शेयर इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, बॉन्ड इशू कर देते हैं, ये लोन भी ले लेते हैं, कहाँ से, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इंटरनेशनल बैंक से इनको लोन आराम से मिल जाता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंक होते हैं, वो हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं इनमें इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। तो इनको एक अच्छी खासी क्रेडिबिलिटी होती है इनकी, जिसकी वजह से इनको पैसा आराम से मिल जाता है। अगला सेंट्रलाइज कंट्रोल। सेंट्रलाइज कंट्रोल का मतलब समझते हो बेटा, कि इनका जो कंट्रोल होता है वो कहाँ से होता है, होम कंट्री से। ये ऑपरेट तो अलग अलग कंट्रीज में करते हैं, पर जो कंट्रोल है वो केवल होम कंट्री से ही
करते हैं हर चीज को। अगर आता है फॉरेन कोलैबोरेशन, फॉरेन कोलैबोरेशन की बात करें तो क्या होता है, एमएनसी जो होती है वो कोलैबोरेट कर लेती है किससे, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी से, जो अलग प्राइवेट कंपनी होती है पर्टिकुलर सेक्टर में उससे कोलैबोरेट कर लेती है, जिसकी वजह से ये क्या बनाती है बेटा, ये ना मोनोपोली क्रिएट कर पाती है, तो पावर को ना कॉन्सेंट्रेट हो जाता है किसने, कुछ लोगों में, राइट। जो कॉम्पिटिशन होता है उसको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं ये लोग। आगे बात समझ में। एडवांस टेक्नोलॉजी, इनके पास क्या होता है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी सुपीरियरिटी होती है, जितने भी एमएनसी है उनके पास टेक्नोलॉजी हमेशा बेस्ट मिलेगी, राइट। दे आर एबल टू कंफर्म टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करते हैं हमेशा, राइट। इट लीड टू द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑफ द होम कंट्री, इससे क्या होता है, होम कंट्री की जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है उनका भी प्रोग्रेस होता है इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। कंप्यूटराइजेशन एंड अदर इन्वेंशन जो है वो आर ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रोवाइडेड बाय देम, जो भी नई नई इन्वेंशन हो रही है वो कैसे हो रही है बेटा, एमएनसी की मदद से हो रही है। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, राइट, इनकी जो टेरिटरी होती है वो बढ़ जाती है, राइट। देयर इंटरनेशनल इमेज जो है वो एक्सपैंड देयर मार्केट टेरिटरी एनेबलिंग देम टू बिकम अ इंटरनेशनल ब्रांड, उनको इंटरनेशनल ब्रांड बनने में मदद करती है और ये मार्केट में एक डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट कर पाती है, राइट। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है बहुत एग्रेसिव होती है, क्या होती है बेटा, इनको बहुत कम पीरियड में अपनी सेल को इंक्रीज करना चाहते हैं हमेशा, राइट। ये एडवर्टाइजमेंट अच्छा करते हैं, सेल प्रमोशन टेक्निक इनकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये ब्रांड क्रिएट कर पाते हैं और प्रमोट कर पाते हैं सेल को विदाउट एनी डिफिकल्टी। प्रोडक्ट इनोवेशन, इनके पास पैसा बहुत है, राइट, टेक्नोलॉजी अच्छी है, राइट, तो ये क्या करते हैं, अच्छी खासी रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद, ठीक है, इनके पास अलग अलग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो नया प्रोडक्ट बनाते हैं जो कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये सुपीरियर डिजाइन क्रिएट करते हैं हर एक प्रोडक्ट का, राइट, इनोवेटिव डिजाइन, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी खासी है। तो अगला टॉपिक आता है हमारे पास ज्वाइंट वेंचर। व्हेन टू और मोर फर्म ज्वाइन टुगेदर, जब दो या दो से ज्यादा फर्म्स साथ में मिलती है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, उन दोनों के ही फायदे के लिए, राइट, इट नॉन एज अ ज्वाइंट वेंचर, क्या बोलते हैं उसको हम, ज्वाइंट वेंचर। द टू ऑर्गेनाइजेशन में भी प्राइवेट, अब वो प्राइवेट होती है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है या फॉरेन कंपनी होती है, वो कोई भी होती है, ठीक है ना, इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है, शेयर होती है क्या, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी शेयर हो जाती है, एक के पास टेक्नोलॉजी दूसरे के पास नहीं है, एक के पास पैसा है, राइट, ह्यूमन रिसोर्स शेयर कर पाते हैं, रिस्क शेयर करते हैं, रिवार्ड जो प्रॉफिट होता है वो भी शेयर करते हैं, राइट। इन ब्रॉडर सेंस जॉइंट वेंचर इज द पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज बाय टू और मोर बिजनेस, मतलब सिंपल वर्ड में क्या हो गया, जो रिसोर्सेज और जितने भी एक्सपर्टाइज है उन दोनों को क्या कर दिया, पूल कर दिया, एक ही जगह पे यूज कर लिया, कितने, दो या दो से ज्यादा बिजनेस ने मिलकर, राइट, एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। एग्जांपल लेते हैं, मारुति और सुजुकी का एग्जांपल लेते हैं, दोनों ने हाथ मिलाया था, राइट, एक ने टेक्नोलॉजी दी, एक ने मार्केट दी, ह्यूमन रिसोर्स दिया एक दूसरे को, जब दोनों कंपनी बहुत तेजी से डेवलप हुई थी। ऐसी भारतीय और एयरटेल बाद में अलग अलग हो जाना अलग नॉर्मल सी बात है इन लोगों के लिए, बट इन्होंने क्या करा, रिसोर्सेज को पूल किया एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, राइट, जिससे कि डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। ज्वाइंट वेंचर जो है वो किसके सीजन से बनाए जाते हैं, एक तो बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, राइट, दूसरा डेवलपमेंट, नया प्रोडक्ट है उसको डेवलप करने के लिए किया जाता है ज्वाइंट वेंचर, नई मार्केट कैप्चर करने के लिए। फीचर्स क्या होते हैं ज्वाइंट वेंचर के, पहला आता है हमारे पास, ये शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप होती है दो फर्म्स के बीच में, ये पार्टनरशिप होती है, ध्यान रखना, ये टेम्पररी होता है, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर में प्रॉफिट और लॉस जो है शेयर किए जाते हैं एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में, राइट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वली शेयर करेंगे। ज्वाइंट वेंचर में जो एग्रीमेंट होता है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट, खत्म हो जाएगा ये जैसे ही आपका जो वेंचर है वो कंप्लीट होगा, जिस पर्पस के लिए आपने हाथ मिलाया था, जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट होगा वैसे ही आपका ज्वाइंट वेंचर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब वेंचर खत्म होता है तो जितनी भी असेट्स होती है उन सबको बेच दिया जाता है और सारी लाइबिलिटीज को चुका दिया जाता है। आ रही बात समझ में। अब बात करते हैं किसकी बेटा, मेरिट्स की। फायदे क्या है इसके, देखो रिसोर्स बढ़ जाता है, अब वो रिसोर्स किसी भी फॉर्म में आप ले लो, फंड की फॉर्म में, टेक्नोलॉजी की फॉर्म में, एक्सपर्टाइज की फॉर्म में रिसोर्स बढ़ जाता है, ठीक है, न्यू मार्केट का एक्सेस मिल जाता है, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ जाता है, जब दो एंटरप्राइज हाथ मिलाती है, राइट, तो वो अपनी मार्केट को एक्सपेंड कर पाते हैं। जैसे इंडियन कंपनी और एक चाइनीज कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर करा,
इससे क्या होगा, इंडियन कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट कहाँ बेच पाएगी, चाइना में, और चाइनीज कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट कहाँ बेच पाएगी, इंडिया में। अरे बस समझ में, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मिल जाती है बेटा, राइट। कंपनी जो है हु डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू डेवलप देयर ऑन टेक्नोलॉजी, जिसकी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कैपेसिटी नहीं होती, वो कंपनीज क्या करती है, हाथ मिला लेती है दूसरी कंपनी से, जिससे कि उनकी टेक्नोलॉजीज का वो इस्तेमाल कर सके, जिससे उनका जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो सब बढ़ जाए, उनका टाइम सेव हो, राइट, एनर्जी सेव हो, इन्वेस्टमेंट सेव हो, ठीक है। लो कॉस्ट प्रोडक्शन होता है, राइट। ज़्यादातर इंटरनेशनल कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करती है किसमें, इंडिया में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम है, क्योंकि यहाँ पर लेबर, रॉ मटेरियल वगैरह जो है वो बहुत सस्ता है, तो इससे क्या होती है बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। ब्रांड नेम बनता है, क्या बनता है बेटा, जब दो बिजनेस जो है वो एक वेंचर में आते हैं, उनमें से वन ऑफ द इन्वॉल्व पार्टी कैन ड्राइव द बेनिफिट ऑफ द अदर गुडविल, दूसरे की गुडविल का फायदा उठा सकते हैं। जैसे मारुति इंडियन कंपनी थी, सुजुकी जो है वो बाहर से आई, राइट, उन दोनों ने मिलकर एक वेंचर बनाया, तो सुजुकी ने फायदा उठाया किसका, मारुति के नाम का। अरे बस समझ में, तो ड्यू टू दिस फैक्ट दिस इज रेडी मार्केट मिल जाती है उस प्रोडक्ट की, ऑलरेडी उनको बनी बनाई मार्केट मिल जाती है, ठीक है बेटा। अगला है इनोवेशन, क्या है बेटा, राइट। जॉइंट वेंचर जो होता है वो बिजनेस को अलाउ करता है, राइट, न्यू और क्रिएटिव प्रोडक्ट बनाने के लिए, राइट, ठीक है। दिस हेल्प इन रेजिंग द सेल ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट इन द मार्केट, और जो नया प्रोडक्ट आपने बनाया उसकी सेल भी बढ़ जाती है, राइट। स्पेशली फॉरेन पार्टनर जो है जिनके पास नए आइडियाज होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, वो इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ आते हैं और किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ क्या करते हैं, वेंचर करते हैं और एक्सपेंड करते हैं। चलिए बेटा, अगला टॉपिक आता है हमारे पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, P3, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज बीन अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए बेटा, आपको पता है, हम अभी पीछे पढ़ा है हमने, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, और ये मेन काम किसका होता है बेटा, गवर्नमेंट का। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड की कमी की वजह से गवर्नमेंट अलोन वुड नॉट बी एबल टू फुलफिल दिस डिमांड। अब गवर्नमेंट जो है वो अकेले इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर सकती, राइट। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो पिक्चर में आई, राइट। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, द पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, नाम से लग रहा है पब्लिक और प्राइवेट के बीच में पार्टनरशिप, इन फाइनेंसिंग, डिजाइनिंग, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। और ये पार्टनरशिप हो क्यों रही है भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए। इट रेफर्स टू द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, और सिंपल करें तो भैया प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो गया किसमें, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में। इस प्रोजेक्ट में जो होता है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, पैसा लगाता है, टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करता है, मैनेजरियल एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करता है, राइट। तो सिंपल वर्ड में और सिंपल करें तो एक तरीके से जॉइंट वेंचर हो गया, किसके बीच में, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, ठीक है ना। किस किस प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाती है, मेनली पावर, ट्रांसपोर्ट, वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और टेलीकम्युनिकेशन। इन टॉपिक्स के लिए मेनली पीपीपी क्रिएट की जाती है। फीचर्स क्या है बेटा इसके, एक पार्टनरशिप बन जाती है किसके बीच में, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, जिससे दोनों को फायदा मिलता है, दोनों फॉर्म में, सर्विसेज की फॉर्म में भी और असेट की फॉर्म में भी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होना, वाटर प्रोवाइड होना, और साथ में रोड, ब्रिज, फ्लाईओवर, ठीक है, इन सब का डेवलपमेंट बड़ी तेजी से होता है। अगला आता है ऑपरेशन और मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। होता किस लिए है भाई, पीपीपी क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है ये, ठीक है ना। उस पीरियड के खत्म होने के बाद ये पार्टनरशिप जो है वो एंड हो जाती है। ये बड़े और जो हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए बनाई जाती है बेटा, राइट। अरे बस में मेनली किसमें होता है ये, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, राइट। गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है, सपोर्ट देती है प्रोजेक्ट को, टैक्स वगैरह में छूट देके, एनुअल रिवेन्यू प्रोवाइड करके, ठीक है ना। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को इजीली अचीव किया जाता है पीपीपी की मदद से। शेयरिंग ऑफ रिवेन्यू, इसमें क्या होता है बेटा, रिवेन्यू जो होता है वो शेयर हो जाता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइज जो है एक पर्टिकुलर रेशियो में अपने प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे, ठीक है। रिस्क भी शेयर हो जाता है इसके अंदर, राइट। तो दैट्स इट विद चैप्टर नंबर 3। आई होप सभी कंसेप्ट क्लियर है। फिर भी कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।